हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो 8 नंबर चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है, पादपों में खनिज पोषण। तो देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, पादपों में पोषण प्रदान करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः पादप तो वही होते हैं, लेकिन जीवों को अगर हम देखा जाए तो पोषण प्रदान प्राप्त करने के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें स्वपोषी बोला जाता है। और एक वो जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? परपोषी। लेकिन अगर आपको पता हो तो पादप होते हैं वो लगभग सभी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो भोजन का निर्माण अपने आप करते हैं। उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण अपने आप शरीर में हो जाता है, तो वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसलिए पादपों को किस में रखा जाता है? स्वपोषी में रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी किसे बोलेंगे? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, उन्हें क्या बोला जाता है? स्वपोषी। और उदाहरण क्या है? सभी पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। फिर आते हैं परपोषी। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और सभी जंतु कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। सभी जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा मेनली जो चैप्टर है उस पे फोकस करते हैं कि जो पादप है वो स्वपोषित है, ही पता है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन इनको अपने शरीर की पूरी क्रियान्वयन करने के लिए कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, कुछ खनिजों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? पोषक पदार्थ कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पादपों में पोषण के लिए कुछ खनिजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें खनिज पोषक तत्व कहा जाता है, जिन्हें खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर मतलब लगभग जो खनिज पोषक तत्व है पादपों के अंदर पाए जाने वाले, उनकी संख्या होती है 60 खनिज पोषक तत्व है वो पादपों के शरीर में पाए जाते हैं। उनमें से 17 खनिज पोषक तत्व होते हैं जो पादप के शरीर में नहीं होते, उनमें बाहर से लेने की और उनकी पादप को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उन्हें आवश्यक पोषक तत्व बोला जाता है, तथा शेष सभी को अनावश्यक पोषक तत्व बोला जाता है। यानी पादपों के शरीर में टोटल जो 60 पोषक तत्व होते हैं उनमें 17 तो ऐसे पोषक तत्व है जिनके बिना पादप का जीवन चक्र नहीं चल सकता, उन्हें बोला जाता है आवश्यक पोषक तत्व है। और बाकी जो पोषक तत्व बचते हैं अगर उनकी कमी भी होगी तो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा, उन्हें क्या बोला जाता है? अनावश्यक पोषक तत्व है। तो देखिए पादप शरीर में 60 पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन 60 में से 17 क्या है? आवश्यक पोषक तत्व है। आवश्यक पोषक तत्व है और बाकी है अनावश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 और बाकी कितने बचेंगे? 43। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व किसे बोलेंगे? वे तत्व जो पादप के जीवन चक्र में अति आवश्यक हो, उन्हें क्या बोला जाएगा? आवश्यक पोषक तत्व। और बाकी जो पोषक तत्व होंगे वो अनावश्यक पोषक तत्व होंगे। इसको नोट कीजिए टेबल को। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 17 तत्व होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्व बोले गए हैं। तो किन मापदंडों के आधार पर यह तय किया गया कि ये आवश्यक पोषक तत्व, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हो गए जिससे पता चला कि ये तत्व आवश्यक पोषक तत्व है? तो देखिए उसके मापदंड क्या है, यानी आवश्यक पोषक तत्वों का, आवश्यक पोषक तत्वों को ज्ञात करने का मापदंड, यानी किस माप के आधार पर आपने बोल दिया कि ये पौधे के लिए आवश्यक ही है तत्व है और ये अनावश्यक है। तो इसके कौन कौन से मापदंड थे? पहला पॉइंट था
कि वे पोषक तत्व आवश्यक होंगे जिनकी अनुपस्थिति में पौधे की वृद्धि भी ना हो और वो जनन भी ना कर पाए, यानी पौधे का जीवन चक्र यदि किसी पोषक तत्व की कमी से रुक जाए, उसमें वृद्धि ना हो या उसमें जनन ना हो, तो उस पोषक तत्व को हम क्या बोला जाता है? आवश्यक पोषक तत्व। यानी पहला पॉइंट क्या था? वह तत्व यदि किसी पोषक तत्व की कमी से पादप की वृद्धि रुक जाए या जनन रुक जाए, अर्थात पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण ना कर पाए, यानी यदि किसी तत्व की कमी से पादप में वृद्धि रुक गई है या उसमें जनन की प्रक्रिया रुक गई है, तो हम बोलेंगे कि ये पादप के लिए आवश्यक तत्व है और उसको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक पोषक तत्व है। फिर दूसरा मापदंड क्या था? यदि किसी तत्व की कमी से पादप में उपापचयी क्रियाएं रुक जाए तो वो तत्व भी क्या होगा? आवश्यक पोषक तत्व होगा। तो यदि किसी पोषक तत्व की कमी से पादप की उपापचयी क्रियाएं रुक जाए, तो वो मापदंड भी क्या बताएगा कि वो तत्व पादप के लिए आवश्यक है। और तीसरा आवश्यक तत्व वही होगा यदि आपने देखा कि किसी पादप में किसी एक तत्व की कमी है और आपने उसकी जगह उस पादप को कोई उससे मिलता जुलता दूसरा तत्व दे दिया, और अगर उसकी कमी पूरी हो गई तो वो आवश्यक के अंदर नहीं आएगा। आवश्यक तभी माना जाएगा जब वही तत्व अगर आप लाकर पौधे को प्रदान करोगे तो उसके अंदर क्रिया होगी, वरना दूसरा तत्व उसका स्थान नहीं ले सकता। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक पोषक तत्व। जैसे आपने खाना बनाया, खाने के अंदर आपने नमक डालना है, अब आपके पास नमक नहीं, आप देखोगे नमक भोजन का आवश्यक तत्व है कि नहीं है, तो अगर आप नमक की जगह कोई दूसरा ऑप्शन काम में ले सकते हो। आप क्या नमक की जगह शक्कर मिला सकते हो? क्या मिर्ची डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। नमक की कमी है वो नमक ही पूरी करेगा, इसलिए नमक को हम आवश्यक अंग मानेंगे भोजन का। तो उसी प्रकार यदि किसी तत्व की कमी को सिर्फ वही तत्व पूरी कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक पोषक तत्व। तो देखिए, यदि किसी तत्व की कमी को अन्य तत्व द्वारा पूरा ना किया जा सके तो वह तत्व आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। आया समझ में आपको पॉइंट? तो तीन ऐसे मापदंड है जिसके द्वारा हमने पता लगाया कि ये तत्व आवश्यक है और ये अनावश्यक है। पहला पॉइंट, यदि किसी तत्व की कमी से पादप की वृद्धि रुक जाए, जनन प्रक्रिया रुक जाए, उसका जीवन चक्र पूर्ण ना हो, तो वो तत्व क्या कहलाएगा? आवश्यक पोषक तत्व है। यदि किसी तत्व की कमी से पादप की उपापचयी क्रियाएं रुक जाए तो वो आवश्यक पोषक तत्व होगा। यदि किसी तत्व की कमी को किसी दूसरे तत्व के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सके तो वह तत्व क्या कहलाएगा? आवश्यक पोषक तत्व। तो आवश्यक पोषक तत्वों का कैसे पता लगाया, इसके आधार पर हमने तीन मापदंड है वो काम में लिए। नोट कर लीजिए।
तो ये हमने मापदंड को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं उनको बोला दो भागों में बांटा गया है जो आवश्यक पोषक तत्व हैं। एक तो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व है और एक होता है वृहद पोषक तत्व है। तो यदि पोषक तत्वों की 1 ग्राम शुष्क भार में आवधिक आवश्यकता हो, 1 से 10 मिलीग्राम में आवश्यकता हो, तो उसे वृहद पोषक तत्व बोला जाता है। और यदि पोषक तत्व की मात्रा प्रति ग्राम 1 मिलीग्राम से भी कम आवश्यक हो तो उसको क्या बोला जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है। नोट कीजिए यहां, फिर नेक्स्ट नोट करते हैं हम। तो देखिए मात्रा के आधार पर पोषक तत्व है 2 प्रकार के। एक होते हैं वृहद पोषक तत्व है, और दूसरे है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखिए वृहद पोषक तत्व किसे बोला जाएगा? यदि पोषक तत्व की मात्रा एक ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम के मध्य हो पादप के, यदि पोषक तत्व की मात्रा पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम के मध्य हो तो वह तत्व वृहद पोषक तत्व कहलाता है। वृहद पोषक तत्व कहलाता है। और वृहद पोषक तत्व कौन कौन से आपको याद रखने हैं? ये जो वृहद पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, इन्हें क्या बोला जाता है? वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पादप के 1 ग्राम शुष्क भार से 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है। यानी पोषक तत्व की मात्रा है वो अगर 1 मिलीग्राम से भी कम हो, प्रति शुष्क भार के 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से भी कम अगर कोई पोषक तत्व उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे उदाहरण है बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इसमें एक सल्फर भी आएगा आपके,
ये जो 9 पोषक तत्व है ये क्या कहलाते हैं? वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों नोट कर लीजिए, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसके बाद कुछ तत्व को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पादप शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा बनाने का काम करते हैं, उनको संरचनात्मक तत्व बोला जाता है। कुछ होते हैं जो एंजाइम बनाने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो देखिए इसको भी आगे हम नोट करते हैं। संरचनात्मक तत्व वे तत्व है जो पादप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक तत्व है। क्योंकि आपको पता है कि संरचना बनाने के लिए पादप में ये पदार्थ आवश्यक होते हैं, तो इनके घटकों में जो उपस्थित रहते हैं तत्व है वे तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए आदि घटकों के रूप में पादप शरीर में उपस्थित रहते हैं। संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। और ये कौन कौन से तत्व होते हैं? संरचनात्मक तत्वों के उदाहरण है आपके कौन, CHON, कौन, C से होगा कार्बन, H से होगा हाइड्रोजन, O से होगा ऑक्सीजन और N से होगा नाइट्रोजन। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। नोट कर लीजिए।
तो ये जो तत्व थे स्टूडेंट्स, ये थे संरचनात्मक तत्व। अब कुछ तत्व आते हैं ऊर्जावान तत्व, यानी जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, या इनको ऊर्जा संबंधित तत्व है। कुछ एंजाइम सक्रियक तत्व वो होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संबंधित तत्व। वे तत्व है जो पादप में ऊर्जा देने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संबंधी तत्व है। तो देखिए जैसे क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, Mg। तो क्लोरोफिल है वो क्या काम करता है? पादप के अंदर ऊर्जा कैसे देगा? क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है, जिससे पादप है वो भोजन बनाने का काम करता है। तो मैग्नीशियम तत्व बहुत अति आवश्यक हो जाता है पादप के अंदर, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, और अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पादप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। उसी प्रकार जैसे पादप में भोजन के रूप में जो एटीपी बनती है, एटीपी के अंदर क्या रहता है? फॉस्फोरस तत्व रहता है, एटीपी में फॉस्फोरस। तो ये दोनों तत्व क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संबंधित तत्व कहलाते हैं, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। आपको पूछा जा सकता है क्लोरोफिल, या इसे क्या बोला जाता है? हरित लवक भी बोला जाता है। आपको पूछा जा सकता है क्लोरोफिल या हरित लवक में कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम, और एटीपी में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, ऊर्जा संबंधी तत्व है। और उसके बाद जो आपके ऊर्जा संबंधी तत्व के बाद आएंगे एंजाइम को सक्रिय और निष्क्रिय करने वाले भी तत्व होते हैं। आपको पता है पादपों के शरीर में, जैवों के शरीर में एंजाइमों के द्वारा अभिक्रियाएं चलती है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एंजाइम को सक्रिय करते हैं, कुछ क्या करते हैं? निष्क्रिय करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, एंजाइमों युक्त, एंजाइमों को क्रियाशील करने वाले तत्व वो कौन कौन से होंगे? मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये तत्व क्या कहलाता है? एक होता है मोलिब्डेनम, तो ये है मैग्नीज, ये है मैग्नीशियम, ये है मोलिब्डेनम। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो इसके अलावा एक वो भी तत्व होते हैं जो पादप में कोशिकाओं के परासरणी कार्यों का नियंत्रण भी करते हैं, परासरणी सांद्रता को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट, वे तत्व जो पादपों में परासरणी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी सांद्रता के बीच में डिफरेंस बनाना, सांद्रता को कम करना, अधिक करना, वो तत्व कौन से होते हैं? पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम को लिखते हैं के से और क्लोरीन को लिखते हैं सी से। नोट कर लीजिए पॉइंट।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ तत्व और उनकी पादपों में क्या लक्षण प्रकट होते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो वातावरण में नाइट्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है और इसका पादप के शरीर में बहुत उपयोग है। जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट N2 के रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में रहता है वातावरण में। लेकिन जो पादप होते हैं वो इस नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन वातावरण में, ये नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है N, नाइट्रोजन वातावरण में नाइट्रोजन गैस के रूप में यानी N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में उपस्थित रहता है, परंतु पादपों के लिए नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयुक्त होता है, NO3-। पादपों में के लिए नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो पादपों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चाहिए, जबकि वातावरण के अंदर नाइट्रोजन है वो N2 के रूप में है। तो एक ऐसी प्रक्रिया की जाती है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूम पादपों की जड़ों के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो बदलने का कार्य किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो नाइट्रेट के बिना पौधा है वो इस डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए कई बैक्टीरिया के द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का पादप के शरीर में क्या उपयोग है, यह विभज्योतक कोशिकाओं में आवश्यक होता है, यानी जो विभाजन करती है, विभज्योतक भागों के लिए आवश्यक। उसके अलावा क्लोरोफिल पर्णहरित के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पर्णहरित के निर्माण हेतु आवश्यक कुछ प्रोटीनों का घटक होता है, ये प्रोटीनों का घटक। तो देखिए मैंने ये आपको पॉइंट बताया कि जो नाइट्रोजन है वो पर्णहरित के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और यदि नाइट्रोजन की पौधे के अंदर कमी हो जाती है, मतलब पर्णहरित नहीं बनता है, तो पत्तियां हैं वो पीली गुलाबी पड़ने लगती है, क्योंकि अंदर के अंदर हरित लवक नष्ट होने लगता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। तो देखिए कमी से रोग, और ये क्या करता है, विभज्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब वृद्धि करने वाले भागों को सहायता करता है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो पादप है वो बौना रह जाएगा, वृद्धि नहीं कर पाएगा। कमी से रोग है पादप में, बौनापन, हरित लवक नष्ट होने लगता है, पत्तियां पीली और गुलाबी होने लगती है, ठीक है, आया समझ में। तो ये नाइट्रोजन से संबंधित पादप के पॉइंट है, नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स ये हमने नाइट्रोजन के बारे में पॉइंट देखे। इसके बाद जो कुछ तत्व और है उनकी कमी से और रोग और उनका पादप में उपयोग, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।